नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पर्सनल और दिलचस्प मटेरियल पर बात करने वाले हैं। ये प्रियांशी नाम की एक लेखिका हैं। उनकी किताब आ रही है खामोशी के पन्नों से। हमारे पास उसके ड्राफ्ट की कुछ शुरुआती हिस्से हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसकी भूमिका है, मतलब प्रेफेस, और एक्नॉलेजमेंट्स यानी आभार वाला हिस्सा भी है। और पहले 2 अध्याय भी हैं। एक का नाम है मेरी खामोशी मेरी डायरी और दूसरा है जब मैं हार गई थी। काफी इंटेंस टाइटल है। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है कि इन पन्नों में, मतलब इन हिस्सों में उतर कर देखें कि लेखिका क्या कहना चाह रही हैं। खास तौर पर ये कि भाई खामोशी कैसे आवाज बन सकती है, लिखने में ऐसी क्या ताकत है, और वो जो सफर है डर से, लाचारी से, उम्मीद और हिम्मत तक का, वो कैसा महसूस होता है जैसा उन्होंने लिखा है। सही। ये टाइटल ही देखिए ना, खामोशी के पन्नों से, है ना, एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट। हाँ, खामोशी और पन्ने, मतलब शब्द, ये जुड़ते कैसे हैं, यही समझना आज। हाँ, ये अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। चलिए तो फिर भूमिका से ही शुरू करते हैं। वो लिखती हैं कि उनके लिए बोलना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। ये है। जब भी भीड़ के सामने खड़े होने की कोशिश की, शब्द गले में अटक गए। ये तो खैर कई लोग महसूस करते होंगे। हाँ। लेकिन फिर वो कहती हैं, उसी खामोशी ने मुझे एक रास्ता दिखाया, लिखने का रास्ता। तो ये सफर कैसे शुरू हुआ, खामोशी से शब्दों तक? देखिए, ये शुरुआत ही बहुत पावरफुल है। हम अक्सर खामोशी को सिर्फ एब्सेंस ऑफ साउंड मानते हैं, है ना? लेकिन यहाँ लेखिका उसे एक गाइड की तरह देख रही हैं, एक शक्ति जो रास्ता दिखा रही है। जो बात जुबान पर नहीं आ पाती, वो उंगलियां कागज पर उतार देती हैं। और भूमिका में वो आगे अपनी डायरी का जिक्र करती हैं। बिल्कुल। कहती हैं, मेरी डायरी मेरे लिए सिर्फ कागज और स्याही नहीं है, बल्कि एक दोस्त है जो मेरी सब बातें सुनती है। ये जो डायरी को एक दोस्त का दर्जा देना है, ये दिखाता है कि लिखना उनके लिए कितना गहरा, कितना पर्सनल रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ नोट्स लेना नहीं है, नहीं, ये तो एक तरह डायलॉग है, खुद से ही सही पर है। हाँ, और ये दोस्त वाली बात ये पहले अध्याय में मेरी खामोशी मेरी डायरी में और साफ हो जाती है। डायरी जैसे एक सेफ स्पेस बन जाती है, जहाँ कोई आलोचना नहीं, कोई जजमेंट नहीं। उनका ये कहना, जहाँ दुनिया सिर्फ मेरी चुप देखती थी, वहाँ डायरी मेरी आवाज बनती थी। ये लाइन बहुत स्ट्राइकिंग है। बिल्कुल है। तो ये सिर्फ खामोशी को रिकॉर्ड करना नहीं है, बल्कि उसे आवाज में बदलने का प्रोसेस है। पर ये होता कैसे है? मतलब क्या सिर्फ लिखने से ही खामोशी बोलने लगती है? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये कई लेवल्स पर काम करता है। एक तो जैसे जो मन में उलझा हुआ है ना, लिखते समय उसे एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, क्लैरिटी आती है। हाँ, सॉर्ट आउट हो जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा, इमोशंस का बाहर निकलना, वो कैथारसिस वाली बात। लेखिका उस पहली लाइन का जिक्र करती हैं जो डायरी में लिखी थी, आज मैं हार गई खुद से, सबसे। इस एक लाइन को लिखने से, जैसा वो कहती हैं, दिल का बोझ हल्का हो गया। हाँ, तो ये जो है ना, राइटिंग एज हीलिंग, लेखन से उपचार। शब्द सिर्फ आवाज नहीं बनते, वो मरहम भी बन जाते हैं एक तरह से। उस अनकहे दर्द को एक नाम मिल जाता है, एक पहचान मिल जाती है, तो उससे डील करना शायद थोड़ा आसान हो जाता है। ये बात तो है, बोझ हल्का होने वाला एहसास। और फिर भूमिका में वो एक स्टेप और आगे जाती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि ये किताब सिर्फ उनकी कहानी ना रहे, बल्कि उन सब की आवाज है जो चुप रह जाते हैं। ये तो काफी एम्बिशियस लगता है ना, अपनी खामोशी को दूसरों की आवाज बना देना। एम्बिशियस तो है, बिल्कुल है, लेकिन शायद यही लिखने की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जब कोई अपने बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस को ईमानदारी से लिखता है ना, तो उसमें अक्सर एक यूनिवर्सैलिटी आ जाती है। हाँ, लोग रिलेट कर पाते हैं। सही। पढ़ने वाले को लगता है, अरे ऐसा तो मैंने भी फील किया है, या कोई तो है जो समझता है। तो लेखिका की ये उम्मीद शायद इसी भरोसे पर है कि उनकी खामोशी, उनके डर, उनकी उम्मीदें, वो कहीं ना कहीं दूसरों के अनुभवों से जुड़ेंगी। उनकी खामोशी के पन्ने शायद दूसरों के लिए अपनी खामोशी को समझने का एक दरवाजा खोल सकते हैं। ये दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा विषय बदलें और दूसरे अध्याय पर आएं, जब मैं हार गई थी, यहाँ तो माहौल एकदम बदल जाता है, ड्रामेटिकली। हाँ, बहुत ज्यादा। वो अस्पताल का सीन, ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार, वो लाल बत्ती, और लेखिका का सोचना कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है। यहाँ डर और वो हेल्पलेसनेस का भाव बहुत तेज है। ये खामोशी अब अलग तरह की है ना? बिल्कुल। ये पहले चैप्टर वाली रोजमर्रा की खामोशी नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। यहाँ डर सिर्फ बोल न पाने का नहीं है,
बल्कि जिंदगी के अधूरेपन का है। वो सोचती हैं, मैं अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, क्या सब वैसे ही अधूरा रह जाएगा? ये लाइन खास तौर पर मतलब चुभती है। हाँ। अनकही बातें, अधूरे काम, अधूरी ख्वाहिशें, मौत के सामने इन सब का वजन बहुत बढ़ जाता है। यहाँ खामोशी एक बोझ है, एक अफसोस की तरह है। लेकिन इस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है, वो है डायरी। लेखिका अपनी आखिरी ख्वाहिश भी उसी डायरी में लिख रही हैं। वो लिखती हैं, बस एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुम्हें देखना चाहती हूं, पर मैं मरना नहीं चाहती, इस अफसोस के साथ कि मेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। ये कितना पैराडॉक्सिकल है। एक तरफ मौत का डर, दूसरी तरफ उस डर के सामने भी लिखने की जरूरत, अपनी सबसे गहरी इच्छा को शब्द देने की जरूरत। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सच में मतलब असाधारण है। कई बातें हो सकती हैं यहाँ। एक तो शायद ये लिखना ही उन्हें उस डर से लड़ने की ताकत दे रहा हो। होता है ना, जब बाहर सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो तो अपने विचारों को लिखना एक तरह का कंट्रोल पाने जैसा लगता है। हाँ, कुछ तो अपने हाथ में है। बिल्कुल। दूसरे वो आखिरी ख्वाहिश लिखना, शायद वो जीने की इच्छा का ही एक रूप हो। उसे शब्द देकर उसे रियल बना रही हैं, शायद अनजाने में ही उसे पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ा रही हैं। और जैसा लेखिका खुद लिखती हैं, उस वक्त मेरी डायरी मेरी सांस बन गई थी। ये सिर्फ अलंकार नहीं लगता। नहीं, महसूस होता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शब्दों के सहारे ही वो उस मुश्किल वक्त में टिकी हुई थी। लिखना उनके लिए जैसे ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा था। डायरी मेरी सांस बन गई थी, ये बहुत गहरा है। और इसी डर और कमजोरी से हिम्मत की तरफ बढ़ने में बाहरी सहारे का भी जिक्र आता है, खासकर आभार वाले हिस्से में। हाँ, एक्नॉलेजमेंट्स में। माँ का शुक्रिया जिन्होंने आंखों की खामोशी पढ़ ली, पापा का जिन्होंने हौसला दिया, दोस्तों का जिनके मजाक या वो सिंपल सा सब ठीक हो जाएगा ने दवा का काम किया। ये बाहरी दुनिया का साथ कितना जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में? बहुत ज्यादा, बहुत जरूरी। आभार वाला हिस्सा इसी बात को हाईलाइट करता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाइयां लड़ते हुए दिख सकते हैं अकेले, लेकिन अक्सर आसपास के लोगों का सपोर्ट, चाहे वो चुपचाप हो या बोलकर, हमें संभाले रखता है। और यहाँ दिलचस्प ये है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से सपोर्ट किया। माँ ने खामोशी समझी, पिता ने हिम्मत दी, दोस्तों ने माहौल लाइट किया। हर तरह के सपोर्ट की अपनी जगह है। और ये भी नोट करने वाली बात है कि लेखिका ने उन लोगों का भी शुक्रिया किया है जो मेंटल स्ट्रेस को एक जरूरी मुद्दा मानते हैं। ये दिखाता है कि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग भी एक तरह का सहारा है। वो अकेलेपन को कम करता है। और उसी आभार में वो एक और व्यक्ति का शुक्रिया अदा करती हैं, खुद को शुक्रिया उस दर्द को सहने की हिम्मत देने के लिए और फिर उसे शब्दों में बदलने की हिम्मत देने के लिए। ये सेल्फ एक्नॉलेजमेंट भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या ये माने कि मुश्किलों से उभरने के लिए बाहरी सहारा और अंदरूनी हिम्मत दोनों का बैलेंस चाहिए? निश्चित रूप से, मुझे तो यही लगता है। सिर्फ बाहर के सहारे पर डिपेंड करना या सिर्फ अपनी अंदरूनी ताकत पर टिके रहना, दोनों ही शायद अधूरे हैं। लेखिका की इस जर्नी में ये बैलेंस दिखता है। डायरी उनका इंटरनल सपोर्ट सिस्टम है, जहां वो खुद से बात करती हैं, अपने डर, अपनी उम्मीदों को शेप देती हैं। राइट। और परिवार और दोस्त बाहरी सुरक्षा कवच की तरह हैं। और फिर खुद को क्रेडिट देना, ये मानना कि हाँ, मैंने ये सहा और मैं इससे निकली, ये भी हीलिंग प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ पैसिवली सिचुएशन को झेला नहीं, बल्कि एक्टिवली उससे जूझने और उसे मीनिंग देने की कोशिश की। ये बाहरी और अंदरूनी दुनिया का मेल वाकई बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं उस उम्मीद की किरण पर जो दूसरे अध्याय के आखिर में दिखती है। हाँ, वो फोन कॉल वाला मोमेंट। हाँ, ऑपरेशन के 1 महीने बाद लेखिका अभी भी उस ट्रॉमा और डर से पूरी तरह निकली नहीं है। तभी एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो सनशाइन। और फिर लेखिका हिम्मत जुटाकर एक सवाल पूछती हैं, क्या आप फतेहपुर आ सकते हैं? बस एक बार। ये पल कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जैसा लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये दिखाता है कि सबसे अंधेरे वक्त के बाद भी रोशनी की उम्मीद रहती है। यहाँ 2 बातें खास हैं। एक तो वो आवाज़ सनशाइन, जो शायद उस अंधेरा में एक उम्मीद की तरह आई होगी, और दूसरी लेखिका का खुद हिम्मत करके वो सवाल पूछना। हाँ, वो एक्शन लेना।
एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ अपनी डायरी की दुनिया में नहीं रहना चाहती, वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का एक कदम उठा रही हैं। ये शायद उसी आवाज का असर है जो उन्हें डायरी में लिखते लिखते मिली थी। अब वो उसे रियल लाइफ में यूज कर रही हैं। और उनका ये लिखना कि उस पल मुझे लगा कि मैं हार कर भी जीत रही हूं, इस फीलिंग को कैसे समझे? हार कर जीतना, ये विरोधाभासी शायद इसकी चाबी है। फिजिकली वो शायद कमजोर थीं, बीमारी से गुजरी थीं, एक तरह से हार गई थीं, लेकिन उस फोन कॉल पर वो सवाल पूछ पाना, अपनी इच्छा जाहिर कर पाना, ये उनकी इंटरनल विक्ट्री थी, अंदरूनी जीत। हाँ, ये उस खामोशी पर जीत थी जिसने उन्हें हमेशा रोका था। ये उस डर पर जीत थी जो उन्हें अधूरा महसूस करा रहा था। ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने अपनी आवाज अब पा ली है, भले ही वो आवाज अभी थोड़ी कांप रही हो। ये उस पहले अध्याय की बात को सच करता है कि खामोशी भी बोल सकती है, बस उसके लिए सही जुबान चाहिए। यहाँ शायद लिखना वो जुबान बना जिसने उन्हें बोलने की हिम्मत दी। बिल्कुल। और आगे जो चैप्टर्स के टाइटल दिए हैं, अनकही बातें, ओवर थिंकिंग और मैं, नई सुबह नई उड़ान, सपनों की उड़ान, ये भी इस जर्नी के आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। हाँ, ये टाइटल्स एक तरह से रोड मैप लगते हैं। खामोशी से अनकही बातों तक, हारने के एहसास से नई सुबह और नई उड़ान तक। ये दिखाता है कि किताब सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस, एक एवोल्यूशन की कहानी होने वाली है। ओवर थिंकिंग का जिक्र भी इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर खामोशी और अंदरूनी स्ट्रगल से जुड़ा होता है। तो अगर हम प्रियांशी की किताब के इन शुरुआती हिस्सों को समेटें, तो कई चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले तो लिखने की वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, कैसे ये खामोशी को आवाज देता है, दर्द को एक्सप्रेशन देता है और डर को समझने का एक जरिया बनता है। हाँ, बिल्कुल। डायरी यहाँ सिर्फ कोई चीज नहीं है, बल्कि एक साथी, एक थेरेपिस्ट और एक... सही कहा। दूसरी अहम बात यह है कि पर्सनल एक्सपीरियंस, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, जब उसे ईमानदारी से शब्दों में उतारा जाता है तो उसमें दूसरों से कनेक्ट करने की गजब की क्षमता होती है। और तीसरी बात, मुश्किल वक्त में वो जो अंदरूनी रेजिलियंस है और जो बाहरी सपोर्ट सिस्टम है, उनका बैलेंस कितना जरूरी है। हाँ, ये हिस्से दिखाते हैं कि कमजोरी को मानना और मदद मांगना, ये भी हिम्मत का ही एक रूप है। इन अंशों को पढ़ते हुए ये भी ख्याल आता है कि आजकल की दुनिया में जो इतनी शोरगुल वाली है, जहां हर किसी पर तुरंत रिएक्ट करने बोलने का प्रेशर रहता है, वहीं शायद रुककर सोच समझकर अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को लिखने में एक अलग तरह की ताकत है, एक सुकून है। ये शायद हमें अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ने का मौका देता है। ये बहुत रेलेवेंट बात है। बोलने में अक्सर एक इमेजेसी होती है ना, जबकि लिखने में ठहराव की, गहराई की गुंजाइश ज्यादा होती है। और सोचने वाली बात यह है, अगर प्रियांशी की तरह और भी बहुत सी खामोश आवाजें जिन्हें समाज अक्सर सुन नहीं पाता या इग्नोर कर देता है, अगर उन्हें लिखने के जरिए अपनी सही जुबान मिल जाए, तो हमारे आसपास कितनी अनकही अनसुनी कहानियां सामने आ सकती हैं। ये खामोशी के पन्ने शायद हमारे समय का सबसे जरूरी डायलॉग बन सकते हैं।